नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स वीडियो पर। आज है 5 जुलाई। थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को लाने में, पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। तो सबसे पहला जो है खबर है कि वो केंद्र सरकार ने जो है वो एल्युमिनियम और कॉपर की जो विजन डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वो जारी किए हैं। एल्युमिनियम और कॉपर की विजन डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए 2047 तक जो है ना वो कहा गया है कि देश में तांबे की मांग 6 गुना वृद्धि हो जाएगी। तांबे की मांग में 6 गुना वृद्धि, याद रखिएगा, है ना। और 2047 तक एल्युमिनियम उत्पादन को 6 गुना बढ़ाने का इसमें रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। 2047 जब भारत विकसित देश बन जाएगा तो एल्युमिनियम उत्पादन को हम 6 गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब देखिए भारत में बॉक्साइट के सबसे अधिक जो भंडार है वो 41% है ओडिशा में। बॉक्साइट जो है ना वो एक कच्चा माल है जिससे बनता है एल्युमिनियम, तो ये याद रखना है ना। और भारत में ओडिशा में 73% जो है वो उत्पादन ओडिशा से ही होता है बॉक्साइट का। अब देखिए चीन जो है ना वो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर 58% जो है वो एल्युमिनियम का उत्पादन होता है चीन में। अगर तांबे की बात करें तो भारत में तांबे का सबसे अधिक जो भंडार है वो राजस्थान में है, जो कि 52% है। और अगर उत्पादन के नज़रिए से देखें तो कभी मध्य प्रदेश आगे आता है तो कभी राजस्थान। तो अभी तो राजस्थान सबसे आगे है। ये देखिए इसके बाद है ये जो है कि चिली के पास तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। तो चिली में जो है ना अटकामा मरुस्थल है, अटकामा डेजर्ट। तो अटकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, आप देख लीजिएगा, है ना। और वहीं पर तांबे की सबसे बड़ी खदान में से एक है। तो वहीं पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चिली के पास तांबे का सबसे अधिक भंडार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पी एन एक सेकंड, इसको आगे देख लेते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, है ना। तो उन्होंने क्या किया है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियमन 2050 में दूसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें हुआ क्या क्या मुख्य सुधार, इसमें यह है कि टैरिफ जोन्स को है ना उसको सरलीकरण किया गया। मतलब देखिए अगर प्राकृतिक गैस और ये सब लाएंगे आप कहीं से, तो बहुत जगह अगर स्टॉपेज लगा दिए, जैसे पाइपलाइन ही है और उसमें बहुत ज़्यादा अगर स्टॉपेज लगा दिए, तो बहुत जगह अगर टैरिफ अगर जोन्स लगा दिए तो उसमें देरी होगी, विलम्ब होगा इस पर, वही है ना। तो उसमें वही कहा है कि टैरिफ जोन्स को ना घटाकर 3 से अब 2 कर दी गई है, 2 करने की सिफारिश की गई है, सॉरी। तो इससे होगा कि और ज़्यादा सुलभ होगा, है ना, आसान होगा। इसके बाद ये है कि सीएनजी और पीएनजी को बढ़ावा। तो सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी है पाइप्ड नेचुरल गैस। तो ये सब होता है क्या, मतलब देश में जो उपले जलते हैं इनसे जो प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब का प्रदूषण कम होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक गैस को यूज करेंगे तो घर में खाना बनाने के लिए, है ना। तो वो सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद है कि दक्ष ईंधन खरीद अधिशेष। मतलब अगर आप ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं तो आपको अनुमति दी गई कि आप एक अपने पास स्टॉक पाइल रखें, ताकि जब वो कम आए आपके पास तो आप पूर्ति कर सकें इसका अच्छे से। तो वो भी अब थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया गया कि आप इतना % ज़्यादा रख सकते हैं स्टॉक में। अब देखिए इसके बाद लिखा है पाइपलाइन विकास रिजर्व। मतलब एक रिजर्व की स्थापना की जाएगी जो कि पाइपलाइन को विकास की सुनिश्चित करेगी। अब देखिए इसमें ना थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट आ गया कि PNGRB होता है क्या, और ये यूपीएससी में पूछा है, इसी बार यूपीएससी में पूछा है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। ये देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामन बोर्ड। ये है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामन बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत एक वैधानिक निकाय है ये। और इसमें यह है कि इसमें ये करता क्या है, यही पूछा था कि ये करता क्या है। तो ये देखिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर, ये उत्पादन में कुछ भी नहीं करता, ये उत्पादन को छोड़कर जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैसों के शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण, विपणन, आपूर्ति, विक्रय, उनका जो है ना ये रेगुलेशन करता है, विपणन करता है। इसमें बोला है कि ये इसके जो निर्णय है ना, ये निर्णय हैं उनके खिलाफ आप विद्युत अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत जो स्थापित अपीलीय अधिकरण है उसके सामने अपील आप कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है ना, ये यूपीएससी में आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत जी ने जो है ना, भारत के प्रधानमंत्री जी ने वो त्रिनाद और टोबैगो में यात्रा किए थे। अभी हाल में ही अपने जो यात्रा हैं उनमें वो किए थे, और उसने वो उसके प्रवासी समुदाय को, त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रवासी समुदाय की 6ठी पीढ़ी को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा की है। तो देखिए होता क्या है, तो सबसे पहले आगे ये देख लें क्या है इसमें। तो इसमें OCI कार्ड जो है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसमें अगर आप उसको कोई कार्ड मिल गया तो उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी भारत आने में। और भारत में वो काम कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, संपत्ति कुछ मतलब कृषि और बागान ज़मीन को छोड़कर संपत्ति भी खरीदने का अधिकार है उन्हें। इसके बाद त्रिनाद और टोबैगो में ना 40% से ज़्यादा आबादी जो है ना वो भारतीय मूल की है। तो आप बोलिएगा गया कैसे,
तो वहाँ पे वो गिरमिटिया मजदूर की भांति गए थे। गिरमिटिया मजदूर 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में ना ब्रिटिश औपनिवेश में बागान आदि में काम करने के लिए यहाँ से लोग को पकड़कर अनुबंध के रूप में भेजा जाता था, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, कि आपको 20 साल वहाँ पे काम कराएंगे, इतने रुपए देंगे, तो उस टाइप में। लेकिन वो सबको कभी वापस लाया नहीं गया और वहाँ पे उन सबको बहुत ज़्यादा शोषित किया गया। तो भारत ने वही कहा है कि छठी पीढ़ी को भी हम लोग ओसीआई देंगे। तो देखिए डिफरेंस क्या है एनआरआई और ओसीआई में, कभी मतलब आ सकते हैं। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंस इंडियन, और ओसीआई मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका अर्थ है कि अगर किसी कारण से व्यापार, पढ़ाई या किसी अन्य कारण से आप भारत के बाहर रहते हैं लेकिन पासवर्ड आपका भारत का ही है, तो आप एनआरआई में आएंगे। आप एक वित्तीय वर्ष मतलब मान लीजिए अप्रैल से मार्च तक, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, तो अगर आप 182 दिन से कम भारत में रहते हैं तो फिर आप एनआरआई माने जाएंगे। इसके बाद है कि जब आप वोट तभी दे सकते हैं जब आप उस वोट के टाइम उस जहाँ पे आपका मतदान केंद्र है वहाँ पर अगर आप उपस्थित हों। इसके बाद है कि आप मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय आयकर अधिनियम के द्वारा ये शासित होते हैं। ठीक है, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए ओसीआई क्या होता है, ये विदेशी नागरिक होते हैं, भारत का पासपोर्ट नहीं है इनके पास, इनका मूल स्थान या पूर्वज जो होता है ना ये भारत से होते हैं। इनकी कोई विशेष समय सीमा नहीं होती, मतलब आप अनलिमिटेड टाइम में बाहर रहे हों कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पासपोर्ट ही नहीं है भारत का, तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे तो 182 दिन से कम था वो बोला, क्योंकि आप भारत के ये थे, मतलब पासपोर्ट था आपके पास। इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। सोचिए ना, सिटीजनशिप नहीं है तो कैसे मिलेगा इनको। जो है ना 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके इसको शुरू किया गया था, ओसीआई योजना 2005 में, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है कि स्पेन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में सेविला प्रतिबद्धता आई थी, याद रखिएगा सेविला कमिटमेंट्स। तो सेविला कमिटमेंट्स में कहा क्या गया है, विकासशील देशों द्वारा जो एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हर साल सामना की जाने वाली $4 ट्रिलियन की जो कमी हो रही है उनको दूर करने के लिए बनाया गया ये फ्रेमवर्क, सेविला प्रतिबद्धता स्पेन, याद रखिएगा, है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बताया गया है कि ऋण संबंधी चुनौतियों के निपटने के लिए क्या क्या ये शुरू किया गया। लेकिन एक सेकंड अब देखिए जिसके बाद जो आ रहा है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट लगा जो हम लोग आपसे डिस्कस भी किए थे, है ना, हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों पर प्रभावी कराधान पहल ब्राज़ील और स्पेन ने लाया था। तो ये हम लोगों ने कल शायद डिस्कस किया था आपसे। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। जब देखिए नेक्स्ट जो है ना वो है कि भारत और अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप। तो भारत और अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप में क्या क्या आयाम है वो अभी थोड़ा देख लिया जाए। जैसे ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिल रहा है इससे। जैसे भारत को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में भारत ने ही शामिल किया था, है ना, जब 2023 में जब भारत में हुआ था G20 का समिट तभी। इसके बाद हम लोगों ने संयुक्त साझेदारी भी की है, जैसे सतत विकास और समृद्धि हेतु भारत जापान का एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो ये हुआ था एक, जिसके कारण अफ्रीकी देशों को बहुत ज़्यादा सहायता की जा रही है जापान की मदद से। इसमें भारत अफ्रीका के विकास फ्रेमवर्क एजेंडा 2063 के विज़न का समर्थन करता है। तो बस याद रखिएगा ये मेंस में आप यूज कर सकते हैं कि भारत जो है वो अफ्रीका के विकास फ्रेमवर्क एजेंडा 2063 के विज़न का समर्थन करता है। इसके बाद है कि हमारी जो है ना भारत अफ्रीका चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, अफ्रीका का चौथा। तो हम लोग को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। भारत एजुलविनी कंसेंस जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थाओं में अफ्रीकी देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने हेतु ये लाई गई थी समिट। तो उसमें ये लिखना है आपको कि भारत जो है ना वो एजुलविनी कंसेंसस का भी एक प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा एजुलविनी कंसेंसस क्या था ये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थानों में अफ्रीकी देशों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए ये लाया गया था। इसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन। इन समय जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो गया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो गया, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संगठन। तो इन सब में ना अफ्रीकी देशों की भागीदारी बहुत जमकर मतलब आगे बढ़कर है, तो ये इंपॉर्टेंट एक। इसके बाद क्षमता निर्माण भी हम लोग करा रहे हैं, जैसे अफ्रीकी संघ के विजन
एन अफ्रीका फिट फॉर द 21 सेंचुरी का समर्थन हम लोग करते हैं। भारत जो है ना वो 33 अफ्रीकी देशों को ई वीज़ा सुविधा प्रदान किया है। अब देखिए इसमें चुनौतियाँ हैं कुछ कुछ, जैसे चीन का प्रभुत्व वहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि चीन BRI परियोजना चला रहे हैं और उनमें अवसंरचना निर्माण में कूटनीति का प्रयोग करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ा रहे हैं। तो ये चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है वहाँ पे। परियोजना में कार्यान्वयन में देरी, देखिए भारत में जो है वो चल ही रही है, नौकरशाही में देरी का भावना हमेशा विद्यमान है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में भी हो। जैसे कि आपको मैं एक बात बताता हूँ, मिग जो 21 है वो हम लोग पढ़ते हैं 2K होता है ना, मिग 21 अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले एक मिग जो है ना वो 1 बन चुका था। लेकिन ये जो है ना जब DRDO जब इनका फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे थे तो इनको इतना लेट हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट में देरी किए थे। अभी भी जो आप देख रहे हैं AMCA जो एडवांस मीडियम एयर कॉम्बैट जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की मांग की जा रही है, इसमें भी जो है ना अभी वो फाइनल रेडी हो चुका था, पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनको 2 साल अटका के रखी। तो वही देखिए, मतलब इसके बाद अभी जब हवा मच गया है कि चीन ने बहुत ज़्यादा बना लिया है, 150 से ज़्यादा उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आ गया है, तब भारत ने प्रोजेक्ट को अब आगे बढ़ाया कि अब आप इसके डिज़ाइन पर काम कीजिए, मतलब डिज़ाइन को अब आप सतह पर लाने का काम कीजिए कि उसको बनाइए, क्योंकि डिज़ाइन तो 2 साल पहले ही बन गया था 2021 में। तो देखिए यही होता है भारत में, है ना, सरकारी कामकाज में। जबकि ये अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में या फिर चीन में भी इन सब में देरी विलम्ब बिल्कुल नहीं होता है। तो हमें इन पर काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए परियोजना में देरी, ऑफ कोर्स परमाणु मुद्दों पर असहमति, मतलब जैसे भारत जो है ना वो परमाणु अप्रसार संधियों का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि ये मानता है ये भेदभावपूर्ण है, ये दुनिया को बांटता है एक परमाणु संपन्न देशों और परमाणु विपन्न देशों के मतलब संदर्भ में। तो दक्षिण अफ्रीका इन सभी का समर्थन करता है। अब चलिए, भारत ने लिखा भी वहाँ कि महासागर ग्लोबल साउथ के लिए विजन महासागर की हम लोगों ने मतलब अपग्रेड किया है। अब देखिए सुपरनोवा क्या होता है। सुपरनोवा जो है ना तारों का विस्फोट है। जैसे मान लीजिए एक तारा है, सूर्य एक तारा है, लेकिन सूर्य जब मतलब विस्फोट होगा, अब विस्फोट क्यों होगा, क्योंकि देखिए अभी जो गैस चल रहा है, जैसे मैं आपको एक सब थोड़ा समझाने के लिए, जैसे ये है सूर्य मान लेते हैं ना, और ये है जो अभी चल रहा है ये। तो अगर आप देखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें जब है ना अभी यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन, और ये अंदर जाना चाह रहा है। तो ये अंदर जाना चाह रहा है क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ऊपर वाला नीला वाला परत है, ये वाला नीला वाला परत, ये अंदर जाना चाह रहा है। तो अंदर जाना चाह रहा है, लेकिन अंदर से जो है ना वो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है, सॉरी फ्यूजन की। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये बाहर जाना चाह रहा है, तो ये ना बैलेंस कर देता है। लेकिन सोच लीजिए जब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया परमाणु संलयन होगा, है ना, परमाणु संलयन, विखंडन नहीं होगा, सॉरी। तो जब परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है यहाँ पर, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल को मतलब ये बैलेंस्ड कर देता है, जिसके कारण ये होता क्या है कि मतलब ये बैलेंस रहता है और चमकता है, क्योंकि परमाणु संलयन की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर। जैसे सूरज में भी यही हो रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद जो होता है ना, परमाणु संलयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस समाप्त हो जाते हैं अंदर। तो ये जब है ना गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, वो नीला बॉक्स वाला याद रखिए, ये वाला, और एकदम से ब्लास्ट करता है। जैसे ये ब्लास्ट करता है ना, तो ये बन जाता है, अगर डिपेंड करता है कि वो है कितना बड़ा। अगर वो पृथ्वी के 1.44 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो फिर वो मतलब सूर्य के सॉरी मैं बोल रहा था, सूर्य के 1.44 जितना बड़ा है ना, उतना अगर बड़ा है तो वो सूर्य के जैसा ही विस्फोट होगा। और उसमें सुपरनोवा विस्फोट नहीं होता है, वो पहले बनता है, वो ब्लैक डॉफ बनेगा, वाइट डॉफ, इसके बाद ब्लैक डॉफ, ऐसे बन जाता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन ये उससे ज़्यादा हो, मतलब 8 गुना, अगर सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना अधिक हो, तो ये जो है ना वो विस्फोट करता है, क्योंकि सोचिए बहुत बड़ा हो गया, द्रव्यमान के 8 गुना, तो एकदम से वो विस्फोट करता है। और विस्फोट करके ना 2 केस निकलते हैं, या तो ये मतलब श्वेत वामन ऐसे बनता है, या फिर ये बन जाएगा ब्लैक होल। तो ब्लैक होल भी बन सकता है, और एक हो सकता है वो पल्सर भी इमिट कर सकता है, पल्सर भी, है ना। तो ये साइंस में आप पढ़िएगा बिल्कुल। अब चलिए यही बताया है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चेनाब नदी पर जो है ना वो अभी साल्वकोट जल विद्युत परियोजना के लिए
उसके वन भूमि को उपयोग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर, सावलकोट जल विद्युत परियोजना। अब देखिए चिनाब नदी की उद्गम स्रोत कहाँ है, बारालाचाला। तो बारालाचाला जो है मतलब एक दर्रा है बारालाचाला, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपके उत्तराखंड से। तो बारालाचाला से ना दो नदी निकलती है, आप याद रखिएगा, याद रख मतलब एक होता है बारालाचाला और यहाँ से निकलती है चिनाब नदी, सॉरी इसमें एक ही नदी निकलती है चिनाब। और ये जो है ना चिनाब नदी जो निकलती है ये दो नदियों का मिलकर बना है, चंद्रा और भागा। तो चंद्रा और भागा मिलकर चिनाब नदी बनाती है, बस इतना याद रखिएगा। और मैं आगे बढ़ते हैं, आपको वैदिक काल में इसे चंद्रभागा अस्किनी या इसकमती कहते हैं। जैसे आप यहाँ से याद रख सकते हैं, चंद्रा और भागा जो जलधाराएं आती है तो चंद्रा से चंद्रभागा बन गई, ठीक है, चंद्रभागा। और अश्किनी या इशकमती ये सब ना वैदिक काल में इसको कहा जाता था, हमें टेक्स्ट में मिला है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल रेट ऑफ रिवर्स रेपो, परिवर्तनीय दर रेपो रिवर्स रेपो। तो ये अभी भारत के आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम से वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो के जरिए इतने करोड़ हटाए, मतलब ठीक है। आरबीआई द्वारा अल्प अवधि के लिए बैंकों से अतिरिक्त तरलता घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। और आरबीआई बैंकों को कुछ समय के लिए पैसा लेता है बैंकों से कि मेरे को इतना पैसा दे दो और हम तुमको ब्याज देंगे भाई। तो ये तरलता को घटाने की टेक्निक है, याद रखिएगा, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। अब देखिए रिक्लेम फ्रेमवर्क है क्या, रिक्लेम फ्रेमवर्क लाया कौन, तो कोयला मंत्रालय ने लाया। क्यों लाया भाई, जब खदान बंद हो जाता है तो सोचिए एकदम से सब बेरोजगार हो जाएंगे ना, वहाँ पर एक तरह से प्रदूषण का ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इसलिए लाया गया कि खदान बंद होने और बंद होने के बाद के चरणों के दौरान समावेशी सामुदायिक सहभागिता और विकास के लिए एक सुनियोजित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेंगे ये रिक्लेम फ्रेमवर्क। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यूपीएस जो है ना वो आपको पता ही है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम अभी हाल में मोदी सरकार द्वारा लाया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि आपको अगर आप 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा देते हैं तो आपको 12 महीने के दौरान आपका जो वेतन है उसका 50% तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 10 वर्ष का देते हैं सेवा तो आपको 10,000 रुपये तो पेंशन का कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो वही वाला बात है। और आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, जैसे केंद्र सरकार करती है 18.5% और आपको करना होता है 15%, ऐसा है ना। तो देखिए इसमें है कि एनपीएस के तहत उपलब्ध कर सभी लाभ यूपीएस पर भी लागू होंगे। मतलब एनपीएस में अगर आप पैसा जमा करते थे तो आपको कुछ कर से छूट मिलती थी, तो वही बोला है कि ये वाला जो कर का लाभ था अब यूपीएस में भी लागू होगा, तो अच्छी बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद पोर्टल किसने लाया था, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, है ना। तो याद रखिएगा ये करता है क्या है, वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम अपडेटिंग, सत्यापन और निगरानी में करती है। तो उम्मीद पोर्टल, वक्फ अधिनियम और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, बस आपको इतना याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे तो सबसे जो है ना भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक इसमें खबर चला है। इसमें यह है कि बिहार में जो मतदाता सूची का है ना उनका विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया, मतलब करेंगे अभी वो। ये होता क्या है, मतलब इसमें होता है कि आपका सत्यापन किया जाएगा कि आप वोटर लिस्ट में है या नहीं है। मतलब घर से घर जाकर आपके बूथ लेवल ऑफिसर्स जाकर आपका देखेंगे वो, और योग्य नागरिक है ना तो उनका मतदाता सूची में नाम मतलब फिर से अपडेट किया जाएगा, मतलब एक बार सत्यापित किया जाएगा, बस यही समझ लीजिए कि मतलब कोई फर्जरी तो नहीं बना के रखा है। तो वही विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, तो ये किसके अंतर्गत ये पावर मिलती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ये मिलती है अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर अगर देखें तो इक्वाइन डिजीज़ क्या होता है। अब ये अश्व रोग होता है, इसमें बहुत सारा रोगों का प्रभाव होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, हर्पिस वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, इन सभी को मिलाकर ना इक्वाइन डिजीज़ कहते हैं। तो मेरठ में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त इक्वाइन डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित किया गया है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत 2014 से अब तक क्या है, भारत 2014 से अब तक अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस से मुक्त रहा है। अब देखिए अल्लूरी सीताराम राजू, आप आरआरआर मूवी देखें तो इसका बहुत ज़्यादा नाम हुआ था, है ना। तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और स्थानीय पंचायतों से न्याय लेने, अंग्रेज़ों की अदालतों का बहिष्कार, खादी कपड़ों को पहनने, शराब छोड़ने के लिए भी उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। रंपा विद्रोह या मन्यम विद्रोह
रंपा या मन्यम, मन्यम किसको कहते हैं, जंगल क्षेत्र को मन्यम विद्रोह कहा जाता है, इनका इन्होंने मतलब ये किया था। और इनको कहा भी जाता था मन्यम विरुडु, विरुडु, मन्यम विरुडु, मन्यम विरुडु, है ना, याद रखिएगा, आ सकते हैं। अब चलिए, अब आज की तो करंट अफेयर्स समाप्त होती है। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो पर, जो कि आज ही आएगी, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद और नमस्कार।